समरा के घर से 2-4 घर छोड़कर ही आसिया खाला का घर पड़ता था। समरा गांव के स्कूल की उन दिनों बड़ी होनहार तालिबा थी। होनहारी से हरगिज़ ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे आजकल के माइंडेड और शार्प बच्चे कहलाते हैं। अरे उन दिनों में होनहारी तेज़ दौड़ना, सहेली से लड़ने में जीत जाना, बड़ों से छुपकर इमली खाना, आधी छुट्टी यानी लंच ब्रेक में चुपके से सहेली के घर चले जाना, लंगड़ी टांग में लंबी लंबी छलांगे लगाकर पाले जीत जाना, गिट्टू जिन्हें आजकल मार्बल कहा जाता है उन्हें उछाल उछाल कर लपकना, कौड़ी में अष्टुम चोंगला लाकर जीत जाना। आहा क्या होनहारी थी। और इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ होकर समरा के अंदर एक खूबी और थी, वो है बकौल अम्मी बड़ों का मुंह तोड़ना। नहीं आप गलत समझे, मुहावरतन जुमला इस्तेमाल हुआ है। भाई उन दिनों घर में जो बच्चे बड़ों की बातें आंख और मुंह खोलकर ध्यान से सुनते थे उन्हें बड़ों का मुंह तोड़ना कहा जाता था। और इस तोड़ा फोड़ी में समरा बहुत माहिर थी। खेलने कूदने का शौक इतना था कि ये शौक ज़मीन पर कूदने से पूरा नहीं होता था तो फिर पेड़ों की बारी आती थी। नीची और टेढ़ी मेढ़ी हर शाख पर उन दिनों बच्चे मौजूद होते थे। गूलर के पेड़ से गूलर तोड़ने की प्रैक्टिस चंद एक बच्चों को ही होती थी, क्योंकि लाल लाल गूलर के रखवाले ये बड़े बड़े काले चींटे होते थे और वो अपने माल तोड़ने वाले को चुटकी ज़रूर भरते हैं। उन दिनों तो लगता है उन चींटियों ने बच्चों के कई किलो खून पी लिया होगा। शहतूत और पीपल का दरख्त सबके घरों की जीनत नहीं होता था। गांव में एक दो ही तारीखी पेड़ होते थे, लिहाजा बच्चे इन तारीखी मकामात पर हर वक्त मौजूद नज़र आते थे। यहाँ तक कि जब सूरज मुंह पर हल्दी का मास्क लगाकर लेट जाता था तभी बच्चे वापस अपने घर जाते थे। जून जुलाई का महीना, तपती दोपहर ढल गई थी। मौसम में सख्ती थी मगर धूप से राहत मिल ही गई थी। हल्की हल्की हवाएं सख्त गर्मी में बहुत भली मालूम हो रही थीं। सहन के एक किनारे पर बड़ी सी क्यारी में तरह तरह के पेड़ पौधे उगे हुए थे। दिन भर की दोपहर से झुलस कर उन्होंने भी राहत की सांस ली थी। बच्चे हैंडपंप चलाकर छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भरकर लाते और पौधों में डाल देते। अम्मी ने सहन की झाड़ू लगा दी थी। अब्बू लोटे से खुरदरे सहन में पानी छिड़कते फिर रहे थे। वो सहन जो दोपहर में तन्हा मौसम की सख्ती का मुकाबला कर रहा था, अब सूरज के ढलने पर अपने मद्दाहों के आने से बहुत खुश नज़र आ रहा था। धीरे धीरे मौसम में खुशगवारियत बढ़ गई थी। सहन में कई चारपाई अंदर से लाकर बिछा दी गईं। हर चारपाई पर तकिया, चादर और दस्ती पंखे रखे गए। दादी किसी रियासत की नवाबजादी की तरह अंदर से निकलीं और अपने मखसूस पलंग पर आ बैठीं। उनके लिए गाँव तकिया रखा जाता था ताकि टेक लगाकर वो इर्द गिर्द का नज़ारा आराम से कर सकें। अब मौसम के हाल पर तबादले ख्याल शुरू हो चुका था। दादी शरीफा बेगम अपने साहबजादे यानी समरा के अब्बूजान से वक्फे वक्फे से बहुत मुअद्दब होकर मुखातिब होती थीं। मसूद देखना आज लू कुछ कम चली थी। दादी फरमाती और अब्बूजान कहते, हाँ आपा। मसूद मुझे लगता है इस बार बरसात देर से आएगी। जी आपा। अब्बू अपनी वालदा को आपा कहा करते थे। आज पुरवाई चल रही है। दादी आसमान को देखकर फरमाती, जी सही कह रही हैं आपा। और समरा आसमान को खूब गौर से देखती कि दादी को ये पुरवाई और पछवाई हवा का इल्म कैसे होता है। कैसा दौर था, बिना तालीम के इतने आला तालीम याफ्ता लोग होते थे। मौसमों के हाल निगाहों से बता दिया करते थे। खैर ये वो दौर था जब कुदरत अपनी पूरी सच्चाई के साथ आसमान और ज़मीन के बीच रहा करती थी। अब तो माहौलियाती आलूदगी ने देहातों में भी मौसमों को ऐसा शफाफ नहीं रहने दिया है। और फिर बच्चे सहन में गोल गोल घूमने लगते थे, इतने घूमते कि पूरा घर घूमने लगता। इधर भाग दौड़, पकड़म पकड़ाई। उन दिनों बच्चों के सुबह दोपहर शाम तीनों वक्तों के अलग अलग किस्म के खेल मखसूस हुआ करते थे और सारे ही जिस्मानी मेहनत के। बच्चों के मासूम शोर में शाम और सुहानी हो जाती थी। सीमेंट का खुरदुरा सहन ठंडा हो जाता। पौधे पानी पीकर ताज़ा दम दिखाई देने लगते। अंदर कमरों में अंधेरे विराजमान हो जाते। बरामदे सूने हो जाते और सहन आबाद हो जाते। एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया होती थी रात की। सहन के कोने में अब्बू के स्कूटर के गोल पहिए पर मिट्टी का घड़ा रख दिया जाता था। सहन के बाएं तरफ दीवार के पीछे एक टीन शेड था जो अम्मी का बावर्ची खाना कहलाता था। उसके नीचे मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और इसके साइड में छोटी बड़ी लकड़ियों का ढेर। चूल्हे में उतरती शाम में आग के नारंगी रंग के शोले और आसमान में जर्द होता सूरज एक जैसा ही मंजर पेश करते थे। अम्मी उन दिनों बड़ी हसीन हुआ करती थीं। ऊंचा कद, गोरा रंग, खड़े नैन नक्श, उस पर शौहर की रिफाकत और बच्चों का प्यार इन्हें बड़ा अल्हड़ और लापरवाह बनाए रखा करता था। अम्मी के चूल्हे के आसपास सरसी, फुकनी, चिमटा, तवा
आटा गूंदने का मिट्टी का कूंडा, लकड़ी की तीलियों की बनी डलिया और उसमें रखा रुमाल, 2-3 गोल मुंह वाली देगची, एक बड़े से लोहे के टोकरे में तरह तरह के स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन। ये अम्मी का कुल किचन हुआ करता था। बाकी रहे मसालों और दीगर ज़रूरत की अशिया तो वो टीन शेड से मुत्तसिल एक छोटे से कमरे में रखी रहा करती थी। इस कमरे के अंदर एक ऊंचा सा जालीदार शीशम की लकड़ी का नेमत खाना रखा होता था, जिसमें तमाम वो चीज़ें रखी जाती थी जो आजकल फ्रिज में समाई जाती हैं। बरामदे के छज्जे के नीचे लोहे की हैंगर लगी होती थी, जिनमें आजकल की तरह सजावट के पौधे नहीं झूलते थे बल्कि छींके लगे होते। एक में दूध की बाल्टी लटकी होती थी, किसी खुंटी पर जलेबी और पेड़े की थैली जो वक्तन फवक्तन अम्मी के मीठे की ख्वाहिश पर अब्बू लाकर दिया करते थे। अम्मी चूल्हे की साइड में बैठी रोटी पका रही होती तो उनके सफ़ेद गाल आग की तपिश से लाल हो जाया करते थे। अम्मी दरमियान में माथे पर बहते पसीने को कभी आंचल से पोंछती तो कभी कभी दोनों हाथ मसरूफ़ होते तो मुंह को घुटने पर ही रगड़ डालती। चांद की 15 तारीख थी। आंगन कुदरती रोशनी से भरा हुआ था। अब्बू खाना खाकर बाहर बैठक में जा बैठे थे। अम्मी रात के आखिरी काम समेट रही थीं। बच्चे नींद में जाने की तैयारी में थे, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसके साथ ही आसिया खाला अपनी चादर में लिपटी सर अंदर करके बगौर जायजा लेने लगी। आ जाओ बाजी, अम्मी की आवाज़ बड़ी पुरजोश निकली। आसिया खाला एक हाथ ज़ोर ज़ोर से हवा में लहराती आकर एक बड़ी चारपाई की पायती पर बैठ गईं। अरे रे बाजी, ये क्या कर रही हैं? सरहाने बैठो। आसिया खाला ना करते सरहाने बैठ गईं। बरामदे के छज्जे के नीचे लालटेन लटकी हुई चारों तरफ अपनी बिसात भर रोशनी बखेर रही थी। ऊपर से चांद की रोशनी आसिया खाला साफ दिखाई दे रही थी। समरा जो कदरे नींद में जा चुकी थी, झट से सीधी होकर बैठ गई। आसिया खाला के आने की खुशी ही इसे इतनी होती थी। आसिया खाला एक घुटना चारपाई पर मोड़ के और दूसरा खड़ा करके उस पर हाथ टिकाकर बैठा करती थी। सारा दिन आने का मौका नहीं मिला, गर्मी भी तो बहुत है। बसम मुझसे रहा नहीं गया। आपा सलाम, साथ ही गर्दन मोड़कर हमारी दादी को सलाम किया। कल मैं दिल्ली से आई हूँ, जोड़ जोड़ दुखा पड़ा है। इतना लंबा सफ़र, 2-2 बसों के धक्के खाए। ये प्राइवेट बस अल्लाह नास पीटे इनका, इतने इंसानों को ठूस लेते हैं कि सांस ऊपर को आता है। हैं? अच्छा, दिल्ली में सब ठीक थे बाजी? अम्मी ने खुश होकर पूछा। अरे ठीक ही थे, शहर में सब ठीक ही रहते हैं। ख़राब तो हम गांव वाले होते हैं। बंदे बशर की इज्जत शहर में 2 कौड़ी की नहीं होती। भैया के बच्चे मुझे यूँ देखते हैं जैसे मैं गांव से नहीं किसी दूसरे सैयारे से आई हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी भाभी में बनावट ही बहुत आ गई है। भूल गई है अपने दिन, कैसे बाप के घर गोबर थोपा करती थी। मेरे पढ़े लिखे भैया के घर दिन क्या निकल आया उसका, लंगूनी। खाला ने टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया। अब बस सवाल करने की देर होनी थी और भरा हुआ पिटारा खाला का खाली होना शुरू हो जाना था। बस में बहुत रश था क्या? अम्मी ने सवाल किया। क्या बताऊं, एक हलवाई चढ़ गया, 2 फीट की दूरी पर खड़ा था। तौन फिर भी मेरे सर पर लग रही थी। जैसे तैसे तो बैठने को जगह मिली थी, मैं खड़ी हो गई। ले भैया तू बैठ जा सीट पर, और बेगैरत बैठ भी गया। आगे को हुई तो यूं एक बक्से से टकराई कि गिरते गिरते बची। आय हाय की आवाज़ निकली। मिटा कंडक्टर कहने लगा, खाला संभल के। मैंने कहा भैया खैरियत से घर पहुंचा दे, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तू होगा। कहा तो कहने लगा, खाला कार से जाया करो। अय है बेहया, कैसे तंज कर रहा था। मैंने भी कह दिया कार होती तो यूं बेकार तेरी बस में ही तेरी सुन रही होती क्या। नीचे उतरी तो रक्शे वाले की इतनी बड़ी मूछें। भैया रक्शा चला रहे हो या हवाई जहाज़? मूछें तो देखो। तौबा है, कहने लगा, बाजी मूछों पे बैठ कर जाना थोड़ी ना है, रक्शे में बैठो। मैं समझ गई गलत आदमी है, सीधी पैदल चलने लगी। अय है बाजी, तुम्हें तो थकना ही था। अम्मी ने निहायत अफसुर्दगी वाला मुंह बनाया। मगर आसिया खाला के पिटारे में भी और कई मज़े के किस्से थे। वो अम्मी के तरस को खातिर में नहीं लाई और थोड़ी सी चारपाई पर आगे को खिसक कर अम्मी के करीब हो गई। शाहीन बहन, तूने सुना कल पुलिस आई थी गांव में, पीछे वाले महल्ले में भैंस चोरी हुई थी। अच्छा, और क्या? मैं दरवाजे पर खड़ी थी, पुलिस वाला कहने लगा, अम्मा जी किसी पर शक है, आपस में तो किसी ने भैंस नहीं चुरा ली। मैं हंसी, अरे भैया तुम मुझे पहचान गए। पुलिस वाला हक्का बक्का मुझे देखने लगा। हैं बाजी, पुलिस वाला तुम्हारा जानने वाला था क्या? अम्मी ने हैरत से पूछा। अरे छोड़ो, काहे का जानने वाला, मैंने तो यूं ही तीर चलाया था, वो तो सटपटा गया। पुलिस वाला सोचने लगा कि कहाँ देखा था, बाद में सोच तो रहा होगा किसी आसपास के गांव में देखा होगा मुझे। अम्मी को बड़े जोर की हंसी आ गई। बाजी तुम भी ना। और सुनो, ये वहीदे ने भी तो निकाह कर लिया, बेचारा 15 साल से रंडवा था, अब क्या सूझी, 5 जवान बच्चों की माँ से किया है। उसकी बीवी कल अपनी मुर्गी ढूंढती हुई मेरे दरवाजे के सामने से गुजरी। कहने लगी, अम्मी मेरी काली सफ़ेद मुर्गी इधर रोज़ चुगती है, देखी है क्या? अय है, मैंने भी मुंह पर हाथ रख लिया।
मुझसे 2-4 साल बड़ी ही होगी। मैंने भी कह दिया, बीबी ये सही है, 60 की लपेट में शादी करके औरतें खुद को 12 साल की समझती हैं। वो समझ गई, बोली नहीं, सीधी निकल गई। हाँ, अम्मी को तो इतनी गुदगुदी सी हो गई। वो शिफ्ट ख़त्म हुई, खाला आसिया पान खाकर उठकर चली गई। उनके जाने के बाद बड़े मज़े की नींद आई थी उनकी मज़े की बातें सुनकर। 1 हफ्ता ही गुजरा होगा, जून के महीने की गर्म लुओं ने ज़रा सा सांस ही लिया था कि आसिया खाला लकड़ी के दरवाजे को धड़ाधड़ पीट रही थी। समरा ने जाकर कुंडी खोली। आसिया खाला सुरमई सी पाकिस्तानी चादर से आधा मुँह छुपाए खड़ी थी। सीधे बैठते ही खाला के किस्से शुरू हो गए। तूने सुना शाहीन, कासिम के लड़के की बीवी कैसी मक्कार निकली, लोमड़ी की शक्ल वाली, इतना सा मुँह है, ऐसी आदत निकली। ले गई कासिम के लड़के को अपने गांव में, वहीं पर उसकी दुकान करवा दी। तूने देखा बदतख्सी, हमारे चचिया सास को ज़रा सी तो है, वहीं से उगकर वहीं ख़त्म हो गई। मगर बातें मत पूछो, मैं कल खाना खा रही थी, मेरी ज़बान दांत के नीचे आ गई। मैं समझ गई वही है चुगलखोर, कर रही होंगी मेरी चुगली। वो है ना सोहराब की बेटी, मिट्टी के तन पे ज़रा भी गोश्त न चढ़ा, यूं ही तो जाकर मियाँ के भी मन न चढ़ी, आ गई बैठी है अपने घर। आए हाय, अब तो बताने से पहले खाला हंसने ही लगी। शाहीन, कल ऐसी जोर से धड़ाम की आवाज़ आई, मैंने अल्लाह खैर, क्या आज बाबा हफीज़ ही नीचे गिर गए? और सच्ची वही हुआ। सुना है कल छत पर चढ़े कबूतरों को उड़ा रहे थे, बेध्यानी में छज्जे तक आ गए। छज्जा कमज़ोर था, उनका 80 किलो का वज़न संभाल न सका और बाबा ये धड़ाम से नीचे आ गिरे। अम्मी का सुनकर मुंह लटक गया, मगर खाला अपने पिचकी गालों को मजीद पिचकाकर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और समरा जो एक गिलास उन्हें घड़े से ठंडा पानी लाकर पिला रही थी, अब बेहद दिलचस्पी से चारपाई के पाए पर टिककर खाला की बातें सुन रही थी। आज से खाला की बातों में मज़ा ही इतना आता था। दुबली पतली पिचके गालों और गड्ढे में उतरी आंखों वाली खाला के चेहरे के तासुरात देखने के लायक होते थे। वो बातों के दरमियान आंखों को गोल गोल घुमाकर सामईन को बहुत गौर से देखती थी कि मेरी बातों का रद्द-ए-अमल कैसा है, और अगर सामने वाला हंस हंस कर रोने लगे तो बस क्या कहने। फिर तो खाला के पिटारे से ऐसे वाक़े निकलते कि समा बन जाता। अम्मी ने दरमियान 1-2 बार समरा को टोका भी कि बाहर जाकर खेल ले, मगर समरा इतने मज़े के किस्से छोड़कर बाहर कैसे जा सकती थी। खाला उठकर चली गई। दादी बड़बड़ाती हुई नमाज के लिए उठी कि इतना झूठ सच सुना गई, गुनहगार हो गए हम भी, और सबके नाम कितने बिगाड़ती है ये, अल्लाह माफ़ करे इसे। आसिया खाला समरा की अम्मी की इतनी दूर परे की बहन लगती थी कि अम्मी को ससुराल आने के बाद 8 साल बाद जब समरा के दादा का इंतकाल हुआ और इंतकाल के अगले दिन से जो बरादरी की ख़वातीन तस्बीह के दाने घुमाने, कम बातें करने रोज़ शाम को आती थी, तब उनमें से एक अदद बहन अम्मी को दस्तयाब हुई थी। खाला की, मामी की, चाची की भांजी वाली मिसाल ही थी, कहीं से खींच खांच कर रिश्ते की बहन साबित हो गई थी। इस रिश्ते से अम्मी के बच्चे उन्हें खाला कहते थे। खाला अब इस दुनिया में नहीं है, मगर जब तक रहीं घरों में रौनक लगाए रहीं। समरा को वो आज भी बहुत याद आती हैं। बकौल अम्मी, समरा तो बड़ों का मुंह तोड़ती थी, इन्हें इतने शौक से सुनती थी कि सारे खेल छोड़ दिया करती थी उनकी आमद पर। अब माशरे से ऐसे किरदार ख़त्म ही हो गए हैं जिनका दिल दूसरों के घरों में बैठकर दूसरों को हंसाने में लगता था। वो थोड़े झूठे भी होते थे, थोड़े से बेअदब भी, मगर बदअखलाक और बेमुरव्वत नहीं होते थे, और रियाकार तो बिल्कुल भी नहीं होते थे।